CHIE 143 पर्यावरण का इतिहास चैप्टर नंबर 4, यह हमारा क्या रहेगा यूनिट नंबर 4 इसमें रहेगा। और चैप्टर नंबर 4 में जो क्या रहेगा आपका इंपॉर्टेंट जो है 4.2 प्राकृतिक आपदाएं। और यहाँ पर जो हमें देखना है मध्य युग में, ठीक है, मध्य युग जब मध्य भारत चल रहा था उसमें किस प्रकार से चीज़ें थी, पर्यावरण के मुद्दे क्या थे। तो भाई प्राकृतिक आपदाएं थी, उसमें क्या होता था, सूखा और बाढ़ बहुत आता था, सूखा और बाढ़ को देखेंगे। फिर भूकंप, भारी वर्षा और हिमपात। हिमपात का मतलब होता है कि भैया जब ऊपर से आसमान से पत्थर गिरते हैं, बर्फ गिरती है, ठीक, उसको बोलते हैं हिमपात। भारी वर्षा, इनको देखेंगे। उसके बाद क्या हमारा रहेगा 4.3 में क्या है वनस्पति और जीव। और वनस्पति जीव में हमारी क्या रहेगा विदेशी जानवर, पौधों का आदान प्रदान, शिकार और बंदी जानवर, पशु और गतिशीलता। फिर रहेगा आपका पशु और भोजन, इसको देखेंगे 4। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 4.4 प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कैसे होता था। जितने भी बड़े प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कैसा था, उसमें जल प्रबंधन, ठीक है, जल प्रबंधन और भूमि, ये 2 पॉइंट इसमें हेडिंग बनेगी। और उसी में जो हमारा 4.4 भी देख लेंगे कि व्यापार और उद्योग किस प्रकार से था। इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रहेगा, जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं सेगमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए 4.2, ठीक है। 4.2 में बुक है तो ओपन कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर भी सुनिए। देखो प्राकृतिक आपदाएं क्या, देखो भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं ने आबादी पर दीर्घकालिक पर्यावरणीय, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव डाला। ये कह रहे हैं जैसे भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो होती थी, यह जो मानव है, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं थी, मानव के स्वास्थ्य पर उसने क्या डाला, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, ठीक है। पर्यावरणीय और आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर प्रभाव डाला, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने काफ़ी प्रभावित किया मानव को। इसके साथ ही खराब मौसम की स्थिति, जैसे कई बार खराब मौसम की स्थिति होती थी, जैसे भारी वर्षा होना, बर्फबारी होना, नदी के मार्ग में परिवर्तन आदि मानव के जीवन और विकास को बाधित करते थे। जैसे कई बार क्या होता, बहुत ज़्यादा मौसम खराब होता था, या बारिश होती थी, या बर्फबारी होती थी, या नदियाँ कई बार क्या होता है अपना मार्ग बदल लेती हैं। देखो नदी जो होती है ना, कभी एक जगह पर बहती है, कभी दूसरी जगह पर अपना मार्ग बदले। इससे क्या मानव के जीवन को इसने क्या, मानव के जीवन के विकास को इसने बाधित किया है। और कई बार इन आपदाओं ने लोगों की प्रकृति का सामना करने तथा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता का एहसास कराने के लिए मजबूर किया है। देखो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं क्या करती थी, या पूरी तरीके से मानव की जो गतिविधियां होती थी उसको बदल कर रख देती थी। क्या होती थी गतिविधियां। दूसरा, ये जितनी भी प्राकृतिक आपदा होती थी, या जब मानव इसका सामना करता था तो उसको एहसास होता था कि प्राकृतिक संसाधनों का हमें क्या करना है, विवेकपूर्ण अगर हम ढंग से उपयोग करते हैं तो हमारे लिए क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा और हमारे लिए ज़्यादा की फायदेमंद रहे। अगर पर्यावरण की चीज़ों को अगर हम अच्छे से नहीं यूज करते हैं तो पर्यावरण का दोहन सही नहीं रहेगा। अगर जैसे बाढ़ आती थी, सूखा आता था, ये सारी जैसे बाढ़, सूखा, हिमपात, ये सारी क्या चीज़ें करती थी, मानव के डेवलपमेंट में और विकास में सहायक है। लेकिन जब अधिक होता तो क्या हो जाता था, इन से मानव के विकास और पर्यावरण पर इसके क्या हुआ, काफी प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बाढ़ और सूखा, ठीक है। बाढ़ और सूखा को देखिए, मध्यकालीन भारत में वार्षिक वर्षा के लिए मानसून पर, यानी मध्यकालीन अगर हम भारत की बात करें तो ज़्यादातर भारत में जो वर्षा थी भैया, वो मानसून पर ज़्यादातर लोग निर्भर रहते थे। मानसून की बारिश पर ज़्यादातर निर्भरता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके आकाशीय वितरण के कारण बार बार अकाल पड़ते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते थे, जैसे खेती के लिए, सभी चीज़ों के लिए क्या होता था, वहाँ कह सकते बारिश के पानी पर ज़्यादा डिपेंड रहते थे, उस पर ही निर्भर रहते थे, इसीलिए बार बार अकाल पड़ता था। सूखे की स्थिति, बहुत ज़्यादा सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता था। उसका कारण क्या था कि जितने भी कृषि कार्य होते थे उसमें सिंचाई के लिए ज़्यादातर लोग जो होते थे वह बारिश के पानी पर ही डिपेंड थे, या उसी पर वही था। ऐसी स्थिति में जब अपर्याप्त वर्षा, 2 या 2 से अधिक मौसमों के लिए कोई वर्षा नहीं होती थी, इसके परिणाम स्वरूप सूखा और जन माल को भारी नुकसान होता था। कह रहे हैं कि जब जो किसान होता था खेती के लिए, जब वह वर्षा के पानी पर ज़्यादा उसकी निर्भरता रहती थी, तो क्या जब 2 मौसम में अगर बारिश ना हो, इससे क्या होता था, इसका परिणाम निकलता था सूखा और भारी नुकसान होता था। यानी जब, क्योंकि खेती या कहते हैं मध्यकालीन में अगर बात करें तो वहाँ पर जो किसान थे, जो फार्मर थे, अगर बात करें तो किस पर थे, बारिश के पानी पर वो ज़्यादातर क्या रहते थे, उसी पर आश्रित थे। और भाई जब मेरे बारिश नहीं होती थी तो क्या होता था, सूखा पड़ता था और जान माल का भारी नुकसान भी होता था।
बारिश की कमी और निरंतर सूखा अकाल के प्राथमिक कारण थे। यानी क्या कह रहे हैं कि जो बारिश नहीं होती थी और सूखा पड़ता था तो इससे क्या होता था, अकाल पड़ जाते थे। अकाल का मतलब होता खाने पीने के लिए कुछ ना बचना और पूरी तरीके से बंजर जमीन हो जाना, या सूखा पड़ जब 3-3, 4-4 साल या कह सकते बारिश नहीं होती तब अकाल की स्थिति। मान लो जैसे 2 मौसम में बारिश नहीं हुई, तो 2 मौसम में अगर बारिश नहीं होगी तो फसल का उत्पादन नहीं होगा, और जब फसल का उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा, अकाल पड़ता था। सूखा जो होता था वो अकाल के रूप में उसका प्राथमिक कारण रहा। मध्यकालीन भारत में पल्लव शासकों ने जंगलों को साफ करने को कहा जाता था। मान लो जो पल्लव शासक थे उन्होंने जंगलों को साफ करने वाला कहा जाता था। उन्होंने कृषि भूमि के विस्तार तथा मानव निवास के लिए वन भूमि के बड़े हिस्से को साफ किया था। यानी जो पल्लव शासक थे उन्होंने मानव बस्तियों को बसाने के लिए क्या किया था, जंगलों को साफ किया था। ठीक है। राजा सिंह के शासनकाल के दौरान कुछ वर्षों तक वर्षा नहीं, जब पल्लव जो शासक थे उसमें राज सिंह जो थे उनके शासनकाल में क्या होता भैया, कुछ दिनों तक पानी नहीं बरसता है, बारिश नहीं हुई, जिससे कांचीपुरम में अकाल पड़ा। यानी कहते हैं कि मध्यकाल में अगर बात करें तो जो कृषि होती थी, कृषि पूरी तरीके से भैया किस पर निर्धारित करती है, वर्षा के पानी पर। और जब मान लो कि कुछ समय तक अगर वर्षा नहीं होती थी तो अकाल पड़ता था। उसी प्रकार से अगर देखोगे कांजीपुरम में अकाल पड़ता था जब वहां पर लंबे समय तक बारिश नहीं होती। संभवतः यह वनों की कटाई के कारण हुआ था। नहीं कह सकते हैं कि जब कह रहे हैं कि जैसे पल्लव शासक थे कि जंगलों को काटते थे, और भाई जब आप जंगलों को काटोगे, पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी। यानी पेड़ों की कटाई हुई और इससे क्या होता वहां पर अकाल पड़ा क्योंकि बारिश नहीं हुई। 8वीं शताब्दी में पांड्य राज्य भी ऐसी स्थिति से था जहां 12 साल से बारिश नहीं। पांड्य शासकों ने भी भैया बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को काटते थे। यानी करें पेड़ों की कटाई का परिणाम ये निकला कि लंबे लंबे समय तक वहां पर बारिश नहीं होती थी, और लगभग पांड्य राजाओं को भी वहां पर 12 साल तक भैया बारिश नहीं हुई। इससे निपटने के लिए पल्लव शासकों ने राहत के उपाय के लिए एक अस्थायी समिति के कारण मध्यकाल में फसल का भंडारण किया। यानी उन्होंने बोला कि अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो खाद्यान्न की जो चीजें कम पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अनाज भंडारण की व्यवस्था शुरू की। क्या किया, ये जो अनाज होता है उसका हम भंडारण कर लें। अगर मान लो कि जैसे बारिश नहीं होती है और खाद्यान्न की कमी पड़ती है, यानी खाने पीने की चीजें, तो हम जो कोल्ड स्टोर, यानी जैसे आप बोलते हैं ना कोल्ड स्टोर, उसी प्रकार से पल्लव शासकों ने कह सकते हो कि उन्होंने अनाज के यानी फसलों का भंडारण या अनाज का भंडारण की परंपरा को अपनाया। ठीक है। देखो, मानव तस्करी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम था। यानी मानव तस्करी भी काफी होती है, इन प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम निकला। अंग्रेजी व्यापारी विलियम ने उल्लेख किया है कि 1630 के दशक में अकाल के कारण मछलीपट्टनम में कई गरीब माता पिता अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर होते। भाई कह रहे हैं कि मछलीपट्टनम यानी अगर देखें तो ये साउथ का इलाका है, यानी जो पांड्य शासक थे केरल का इलाका पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा कि इतना भारी अकाल पड़ा कि जो गरीब माँ बाप थे उन्होंने अपने बच्चे तक बेच दिए ताकि वो कुछ खा पी सके। भैया इतना सूखा पड़ गया था, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। वो ऐसे मुख्य रूप से पैसों के लिए नहीं बल्कि इस उम्मीद से करते थे कि खरीदे गए उनके बच्चे उस उस प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाएंगे और जिससे उनकी जीवित रहने की प्रबल संभावना। देखो, बच्चे इसलिए बेचते थे ना, इसलिए नहीं था कि बच्चे बेच करके पैसा कमा लेंगे, इसलिए भैया बच्चे बेच देते थे कि अगर जो उनके बच्चे को खरीद कर ले जाएगा ना कहीं दूसरी जगह ले जाए, कम से कम उसका बच्चा जीवित तो रहेगा। यानी जो गरीब माँ बाप होते थे वह अकाल पड़ने के समय अपने बच्चों को बेच देते थे। बच्चा इसलिए बेचा जाता था, ये नहीं कि माँ बाप खाने पीने लेंगे और सामान खरीदेंगे, इसके लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, बल्कि उनका बच्चा जो खरीदेगा उसको कम से कम भैया कुछ तो खिलाएगा, कुछ तो पिलाएगा। गरीब माँ बाप कहाँ से खिलाते, इसलिए उनका बच्चा जीव, इसलिए क्या करते थे वो अपने बच्चों को बेच देते थे। ठीक, बोलिए, बेच देते थे। अब मान लो कि जैसे सूखा पड़ गया, तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का है नहीं, ठीक है, तुम्हारा बच्चा बेचारा वैसे भूखा मर रहा है, अरे तुम्हारे यहाँ रहेगा तो भूखे से मर जाएगा, वो जिएगा नहीं। इसलिए क्या करते थे गरीब माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते थे ताकि जो उसको खरीदेगा अरे भाई कुछ तो खिलाएगा, इसलिए बेच दिया जाता था बच्चों को। ठीक है। हालांकि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कभी कभी इंसानों को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए मजबूर कर देती थी। यानी जब अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, तब लोगों को पता चलता था कि पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। यानी जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी ना, तब मानव को एहसास हुआ कि हमारे लिए पर्यावरण कितना जरूरी है, हमें पेड़ों को नहीं काटना। तब उनको एहसास पड़ा, जब सूखा पड़ा, जब खाने के लिए दाने नहीं हुए, तब उनको एहसास हुआ। ऐसी जो परिस्थितियां थी वो पर्यावरण की रक्षा करने में उनको मजबूर किया। 1485 में मारवाड़ में भीषण सूखा पड़ने के कारण क्या होता है, जमशेद जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने ध्यान लगाया कि पर्यावरण की रक्षा
रक्षा को महत्व को महसूस किया। तदनुसार बिश्नोई प्रकृति की पूजा करने लगे। गुरु जम्बेश्वर जी ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियमों को निर्धारित किया, जिसमें अधिकांश हरे पेड़ को काटने और पशु वध पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण के सद्भाव की बात रखने के बाद क्या करते हैं, जब मारवाड़ में भीषण सूखा पड़ता है ना, तब वहाँ के लोग क्या करते हैं, पर्यावरण बचाने के लिए काम करते हैं। तब 29 नियम बनते हैं। वहाँ के जो गुरु जम्बेश्वर जी हैं उन्होंने 29 नियम बनाए थे कि भैया पेड़ों को नहीं काटना है, पशु पक्षियों को बचाना है। जब सूखा पड़ा, जब लोगों के पास दाने नहीं हुए, तब लोगों को पता चला कि हमारे लिए एनवायरनमेंट कितना महत्वपूर्ण है। तब जाके पर्यावरण बचाने के लिए उसके लिए कई सारी बातें होती हैं। उनके समकालीन जसनाथ जी ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया था। ठीक है। बाद में 1930 में अमृता देवी ने भी अन्य बिश्नोई के साथ खोजड़ी के पेड़ों की कटाई को रोकने का प्रयास किया था। इन पेड़ों को गले लगाकर उसके लिए पवित्र थे और अपना बलिदान दे दिया। लगभग 363 बिश्नोइयों के सिर काट दिए गए थे। इसी तरह की घटनाओं से पारिस्थितिकी में बदलाव आया। 1341 में बिश्नोई क्या विनाशकारी बाढ़, क्या 1341 में क्या होता था, जब विनाशकारी बाढ़ के कारण पेरियार नदी को कोचीन बंदरगाह बन गया और बंदरगाह के महत्व कम हो गए। बाढ़ ने चावल को केरल के झुडकी जिले में वर्तमान में क्या करता है कि जो चावल का उसको फसल को एक प्रकार से उसकी आर्द्रता को कम कर दिया था। देखो जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो देखो धान जो होता है, जो चावल होता है, उसको ज़्यादा पानी की जरूरत है। अब भैया जब पानी ही बरसता रहे तो चावल होगा ही। जो केरल कह सकते हैं, जो अगर बात जो केरल के लिए, जो चावल के लिए केरल फेमस था, वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी बरस जाता कि चावल का खेती नहीं, या उस आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो गई। समय बीतने के साथ चावल की यह किस्म स्वयं को जीवित रखने के लिए लगभग 1.5 मीटर तक लंबे उगने लगे और इस तरह खारे मोड़ क्षेत्र में खुद को अनुकूलित कर लिया। इस प्रकार चावल की यह किस्म खारे पानी, समुद्री कटाव तथा अक्षय बाढ़ को पनपने लगी। पल्लव काल के दौरान महाबलीपुरम बंदरगाह में 250 से 560 तक और 950 में मिट्टी का कटाव के कारण तटीय बाढ़ का सामना करना पड़ा था। चोल वंश ने 11वीं और 9वीं और 11वीं सदी में ऐतिहासिक ग्रंथ पुरातात्विक उत्खनन में कावेरी पट्टनम ने के विनाश और समुद्री बाढ़ के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। जब 1292 में एक विनाशी व्यापारी मोरकल पोलो ने इस तट पर पहुंचा और उसने जहाज को केला नामक बंदरगाह पर लंगर डाला। यह बंदरगाह कावेरी पट्टिनम में लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है। मंदिर में शिलालेख अगर बात करें, जैसे मंदिरों के शिलालेख में भी तटीय जलयापन के संबंध में जानकारी निकलने का एक सूत्र मिलता है। मंदिर के शिलालेखों का अध्ययन करने पर नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया और उन्होंने क्या बताया है, और उसी के साथ क्या कहते हैं कि इरफान हबीब की जो पुस्तक है, ये सभी लोग बताते हैं कि बंदरगाहों पर 17वीं शताब्दी पर समुद्र के किनारे परिवर्तन का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। सूरत गुजरात के प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभरा। इस प्रकार बाढ़ और सूखे कारण मानव जीवन में कई परिवर्तन, यानी कह सकते हैं बाढ़ और सूखा बढ़ने से क्या व्यापारिक गतिविधियां ज़्यादा बढ़ने लगी, और कि बाढ़ और सूखा आने से, बल्कि सूखा पड़ने से क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग मजबूर हो गए कि पर्यावरण के उनको बचाने के लिए मुहिम चलती है। अगला देखेंगे हमारा जो सेक्शन है भूकंप। ठीक है। मध्यकाल में भूकंप ने क्या क्या परिवर्तन लाया। ठीक है। मध्यकालीन लेखकों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जैसे गुजरात, असम, कश्मीर, दिल्ली आदि क्षेत्रों में भूकंप की घटनाओं को दर्ज किया है। भूकंपों के परिणाम स्वरूप आबादी, मानव बस्तियों व शहरों का विनाश हुआ और नदी प्रवाह व्यवस्था में परिवर्तन आदि देखने को मिला। बाबर जो कि 1526 से 1530 की अगर बात करें ने अपने संस्मरण बाबरनामा में 505 में काबुल में आए भूकंप को बताता है, उसने उल्लेख किया है। और इसके झटके उत्तर भारत में आगरा, ग्वालियर, मांडू आदि स्थानों पर भी महसूस किए थे। इस भूकंप की तीव्रता ऐसी थी कि अधिकांश मध्यकालीन स्रोतों में इस भूकंप का वर्णन है। यानी कह सकते हैं कि काबुल में जो भूकंप आया था, जिसका जिक्र बाबर स्वयं करता है, और इस भूकंप के जिक्र का वर्णन कई सारी इतिहासकारों की बुकों में हमें मिलता है। यहाँ तक कि बिंद्राबन लाल वर्मा द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास मृगनयनी में भी इसका उल्लेख है। मुगल काल के दौरान इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने अपनी पुस्तक में लिखता है कि 1699 में गुजरात में एक तीव्रता का भूकंप आया था। यानी एक तीव्र भूकंप के कारण वहाँ की जो नहरें थी या पानी की जो आपूर्ति होती थी लगभग सूख गई थी और पानी में गंधक की मात्रा बढ़ गई थी। 1702 में यह क्षेत्र फिर से एक
भयंकर भूकंप की चपेट में आया। नदियों को फिर से गंधक की मात्रा में देखी गई। बड़ी संख्या में मछलियां मर गई। भारी मात्रा में गंधक का उपभोग मानव के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि इसके दस्त और निर्जलीकरण। ये कह सकते हैं कि भूकंप भी ज़्यादा आता था। भूकंप का जिक्र किसने किया? बाबर ने किया है। और भूकंप जो भारत के क्षेत्र में ज़्यादा था, वह गुजरात का जो इलाका है वहाँ पर हमें भूकंप मध्यकाल में ज़्यादा देखने को मिलता था। और भूकंप का जिक्र बोलोगे तो बाबर ने भी किया है। और उसके बाद कह सकते कई सारी इतिहासकारों ने भूकंप का जिक्र किया है, जो गुजरात के इलाके में ज्यादातर भूकंप आते थे। ठीक है, अगला देखेंगे भारी वर्षा और हिमपात। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारी वर्षा और हिमपात क्या होता था, ये देखो। किसानों की सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक वर्षा, यानी किसान जो थे पूरी तरीके से क्या होता है भाई मेरे, वर्षा पर ही निर्भर थे। अच्छे उत्पादन के लिए इसका समय आगमन महत्वपूर्ण था, यानी भाई अच्छी फसल होगी तो उसके लिए वर्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। कैथोलिक मार्सियन ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य के सीमांत क्षेत्र में मानसून की बारिश के मध्य से कृषि विस्तार पर प्रकाश डाला है। यानी कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो था वहाँ पर जब मानसून आता था तो कृषि का विस्तार पर प्रकाश डाला गया। हालांकि भारी बारिश न केवल दिन प्रतिदिन गतिविधियों को रोका करती थी, बल्कि कुछ गंभीर समस्याएं, देखो कृषि जो होती थी मध्यकाल में पूरी तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था किस पर निर्भर करता था? पानी, बारिश के पानी पर निर्धारित था। लेकिन जब वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती थी, भाई बहुत पानी बरस जाएगा तो क्या होता? समस्या पैदा करता था। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने संस्मरण में तुर्जी के जहांगीरी में बताता है कि वह बरसात के मौसम में मांडू का दौरा कर रहा था, तब उसके शाही जुलूस को समस्या का सामना करना पड़ा। वह इस तरह के खराब मौसम में शिकार करने के लिए नहीं जा सकता था। यानी जब जहांगीर बताता भाई कि किस प्रकार से मांडू में इस दौरान अत्यधिक बारिश, गरज और बिजली गिरने से 20 निवासियों की मृत्यु हो गई थी और कई शहर जो थे ढह गए थे। ठीक है, घुड़सवार सेना पर निर्भर रहने वाले मुगलों को बंगाल और असम में आर्द्र भूमि की ओर बढ़ते हुए हाथियों को अपना रुख क्या था करना पड़ा। बंगाल की विजय के बाद मुगल क्षेत्र में बंगाल का एकीकरण सुचारू रूप नहीं था। बंगाल की राजधानी को वापस गौरव में स्थानांतरित कर दिया गया, जो एक प्राचीन शहर था जहां गंगा नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था। यानी नदियों के मार्ग बदलना भी एक बड़ा कारण था, जिससे नदी के पूर्व में तेजी से बहने वाली लहरें स्थिर मोड़ में बदल गई थी। यह 1575 के विनाशकारी प्लेग के कारण बन गई, जब मुगल अधिकारी सैनिक अधिक में क्या था कि कह रहे हैं कि 1575 में कह सकते हो कि भारी बारिश के कारण कह सकते हैं नदियों का मार्ग बदला और प्लेग जैसी एक बड़ी समस्या पैदा हुई, जिसमें कई सारे भैया मुगल अधिकारी सैनिक क्या होते हैं मारे जाते, प्लेग बीमारी फैल गई थी। ठीक है, कई लोगों ने क्षेत्र छोड़ दिए। इसके अलावा लगातार भारी वर्षा कभी कभी नदी के स्तर को बढ़ा देती है। अब भाई जब पानी ज़्यादा बरसेगा तो क्या होगा? नदी में तो बाढ़ आ ही जाएगी, नदी में पानी ज़्यादा आ जाएगा तो पानी के स्तर को बढ़ा देती, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बाढ़ आ जाया करती थी। इसी तरह से भारी बर्फबारी भी कई बार, यानी जब भारी बर्फबारी होती थी कई बार क्या होता, ये भी कई मुश्किलें खड़ी कर देती थी। ठीक है, बलदक और कंधार में मुगल सैन्य अभियान के कई बार कठोर सदियों तथा भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि से बाधित हुए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक आपदाएं मध्यकालीन भारत में घटनाएं होती थी और सीधे तौर पर मानव समाज पर क्या करती थी? समाज पर प्रभाव को डालती थी। लेकिन मानव तथा पर्यावरण के संबंध में जांच करते समय मानवीय कारकों को नजरअंदाज नहीं, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी उसमें मानव की गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब भाई तुम पेड़ काटोगे, पेड़ लगाओगे ही नहीं तो क्या होगा? पानी नहीं बरसेगा। यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं तो आती हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के पीछे मानवीय कारकों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यानी मानव की भी गलती थी। क्या प्राकृतिक जो आपदाएं आती थी, जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन हुआ, इसी से प्राकृतिक आपदाएं भी आई। नहीं, मानवीय कार्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा 4.3 क्या है? वनस्पति और जीव। प्राचीन काल में मानव मुख्य रूप से वनस्पतियों और जीवों के खिलाफ संघर्ष करता था। यानी प्राचीन काल में अगर बात है, जो मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था। ठीक है, और ज़्यादातर वनस्पतियों को काटना या उसी पर निर्भर होता था। एक खिलाफ क्या संघर्ष था। जब एक बार उन्हें पालतू बना लिया और नियंत्रण में लाया, तब मानव प्रयासों ने इन्हीं गुणों को दिशा में निर्धारित किया। देखो पहले क्या होता था, पशुओं का बहुत ज़्यादा, जो मनुष्य था क्या था? शिकारी था। लेकिन जब मानव ने क्या किया? पशुओं को पालना शुरू किया।
यानी जब हमने पशुओं को पालना शुरू किया तो मानवीय गुणों में क्या आया, एक परिवर्तन सा आया। अब जैसे उन्होंने किसी जानवर को पाल लिया, पहले क्या मार करके खा लेते थे, फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब उसको पाला तो उसके दूध का खाना या उसका गोबर है, जो भी हर चीज़ का यूज होने लग गया, या उसकी खाल का यूज होने लग गया। यानी कह सकते हैं कि शुरू में क्या था कि वनस्पति और जीवों के खिलाफ मानव का संघर्ष था, लेकिन जब मानव ने जानवरों को पालतू बना लिया, उसको अपने नियंत्रण में रख लिया, तब क्या उसमें एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। मध्यकालीन युग में यूनानी चिकित्सकों पर विभिन्न किताबें लिखी गई जो देसी पौधों की जानकारी एकत्रित करने के लिए बहुत सी उपयोगी। यानी क्या, मध्यकाल में जो पेड़ पौधे होते थे उनसे क्या होती थी, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं। जो इसकी जानकारी क्या होती है कि अगर देखोगे तो यूनानी चिकित्सक इसके बारे में बताते हैं। इन ग्रंथों में औषधि पौधों की जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दी है, जो निम्नलिखित ग्रंथों में हमें इसका क्या होता है, उल्लेख मिलता है। ये बहुत सारे अगर देखोगे ग्रंथों में, जैसे मजा में रियाई जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में लिखी गई थी। राहत इल इंसा जो थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लिखी गई है। या सिकंदर लोदी को समर्पित एक जो बुक है मियाँ भुआ की तिब्बा ए सिकंदरी, जो सिकंदर को समर्पित बुक है। यानी इन सभी बुकों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, जो पेड़ पौधे होते थे उनकी क्या होती थी, औषधि बनाई जाती थी, उनसे बहुत सारी जड़ी बूटी की दवाइयाँ बनाई जा रही थी। ठीक है, जड़ी बूटियों से क्या होती थी भाई, दवाई बनती थी। मृग पक्षी शास्त्र पौधे और जानवरों पर एक और महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। इसकी रचना जीनापुर के राजा सदैव देव के शासनकाल में 13वीं सदी में हंसदेव द्वारा की गई। राजा ने इस अनूठी रचना को लिखने का आदेश इसलिए दिया था क्योंकि एक बार उसने अपने शिकार अभियान के लौटने के बाद उसने शिकार के माध्यम से जानवरों और पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र की थी। यानी जिस प्रकार से उन्हें जानकारी मुगल सम्राट बाबर और जहांगीर के संस्करण में भी मुगल साम्राज्य में वनस्पतियों और जीवों को बहुत उपयोगी, यानी कह सकते हैं मुगल साम्राज्य में भी अगर देखोगे तो जीवों और वनस्पतियों को बहुत ज़्यादा क्या उपयोगी विवरण मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे विदेशी जानवरों और पौधों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता था। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, ठीक है, देखो विदेशी जानवरों और पौधों के बारे में राजाओं और अभिजात वर्ग में बहुत उत्सुकता थी। यानी विदेशी जानवरों के बारे में और पौधों को लेकर के जो राजा होते थे या जो अभिजात वर्ग होते, क्योंकि भाई विदेश से बहुत ज़्यादा पौधे आते थे या उसको उत्सुकता थी। इसका कारण शाही इतिहास तथा यात्रा वृत्तांतों में हमें ज़्यादा मिलता है। कुशल चित्रकारों द्वारा वह चित्रित किए गए हैं जो राजनीतिक उपहार के रूप में, यानी जो राजनीतिक उपहार, अब मान लो कि जैसे कोई राजा को उपहार भेजता था विदेश से, तो क्या कई बार पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें कई बार जानवरों को भी भेज देता था। ठीक है, उपहार में आते थे। इस तरह के राजनयिक उपहार संबंधों को बढ़ावा देने और विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर शासकों की शक्ति और नियंत्रण का प्रदर्शन भी एक साधन थे। 16वीं शताब्दी में कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवार पर अफ्रीका के जिराफ का चित्र बनाया गया है। यानी जो कोणार्क का मंदिर है उसके सूर्य का जो मंदिर है उसका दीवार पर क्या बना है, अफ्रीका के जिराफ का चित्रण है। जहांगीर विदेशी वनस्पतियों तथा जीवों का चित्र बनाने का आदेश अक्सर दिया करता है। यानी जो जहांगीर होता था भैया, विदेशी जो वनस्पति होती थी, विदेशी जो जीव होते थे उनका चित्र बनाने का वो अक्सर आदेश देते थे। उसने जानवरों का एक विशाल संग्रह बना था। यानी किसने, जहांगीर ने जानवरों के लिए एक विशाल संग्रह बनाया था जिसमें 100 शेर थे, 400 चीते थे, 6000 तुर्की घोड़े और 1200 हाथी और 2000 लगभग ऊंट थे, जो साथ साथ जबरा, डोडो और जिराफ जैसे दुर्लभ जानवरों भी उसमें क्या थे, शामिल थे। जहांगीर ने राजनीतिक दूत कर्म के आदान प्रदान के माध्यम से गोवा के मकरूबा खान जैसे अपने सेनापतियों तथा अधिकारियों को कई दुर्लभ पशु लाने का भी निर्देश वह देते थे। कई असामान्य जानवरों पर भी प्राप्त होते थे। उनके सेना अध्यक्षों ने भी एक मीर जाफर ने उसे एक जेबरा उपहार में दिया था। जब मीर जाफर ने इसने भारत आने वाले कुछ तुर्कों को खरीदा था। जहांगीर के बाद 1651 में सफीदों राजा शाह अब्बास ने यह जानवर उपहार दिया। इससे पहले 1619 में शाह अब्बास ने जहांगीर के दरबार में कह सकते जायफर फाइकन भेजा था। यानी कह सकते हैं कि जो विदेशी जानवर थे उनको या खरीद कर लाया जाता था या एक राजा दूसरे राजा को क्या करते थे, गिफ्ट देते थे या उपहार दें। जानवरों को भी काफ़ी उपहार में होता है, जिससे जहांगीर की बात करें वह विदेशी जानवरों को काफ़ी करता था, ये लाइक कर या उसको दरबार में काफ़ी लोग उसको भेजते थे। ठीक है, देखो भारत में पाए जाने वाले जानवरों में हाथी, गैंडा आदि यूरोप
यूरोप को भी राजनीतिक उपहार में भेजे गए हैं। यानी कह सकते हैं भारत में पाए जाने जैसे जो हाथी या गैंडा है, ये उपहार में इनको भेजा जाता था। 1577 में पुर्तगाल के राजा सेबेस्टियन प्रथम को उपहार के रूप में एक मादा गैंडा भेजा गया था, जो संभवतः पुर्तगाली भारत के राजनीतिक की ओर राज प्रतिनिधि की ओर से था। भारत से भेजी गई कलरा नामक की एक और मादा गैंडा ने 1740 में और 1750 के दशक में यूरोप का दौरा किया। वह रोको की चित्रकारी में चित्रित विषयों में बन गई। वह सराय फ्रांस में लुई 9 ने भी उसका स्वागत किया, जहाँ कुछ समय अगर बात करें लुई 11 ने भी उसका चित्र बनवाया। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर ने प्राकृतिक अध्ययन के विशेषज्ञ थे। उन्हें कई मौक़ों पर ऐसे विषयों की चित्रकारी करने को नियुक्त किया जाता था। तदनुसार मुगलों के लिए अज्ञात पक्षी था कौन? टर्की जो था, जैसे जेबरा है और लाल गिलहरी को भी चित्रित किया गया है। राजा द्वारा डोडो के चित्र को अब भी इस विलुप्त पक्षी का सबसे सटीक प्रतिनिधि माना गया। वह वनस्पतियों और जीवों के उस परिदृश्य को चित्रित करवाते थे। 1610 में चिनार के पेड़ पर लाल गिलहरी शीर्षक वाले चित्र में परिदृश्य किया है। कई भारतीय पक्षी और जानवरों के चित्र जैसे वहाँ पर दिखाया गया। कौन कौन से? जैसे भाई क्या है, कबूतर है, कबूतर के जिस प्रकार से पक्षी उसको बनाया गया है। फिर जैसे यहाँ पर देखोगे डोमोसेल सारस है, इसके भी क्या होता, यह एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों में उत्तर भारत का दौरा करता था। फिर क्या है, कलिज तीतर है, कलिज तीतर होता था। लद्दाखी यूरियल है जो एक प्रकार की क्या होती, भेड़ होती थी। फिर चुकर तीतर एक प्रकार का तीतर है जो बाहर से बहुत ज़्यादा जानवर आते, ठीक है। इस प्रकार से जानवरों को जिस प्रकार से बताया, ये क्या होता है, भारत में इनको लाया जाता था या लेकर के आते थे। जिस प्रकार देखो यहाँ पर फोटो भी बनी है, ये देखो क्या है, भेड़ बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर बता भी हुआ एक प्रकार की, देखो क्या बकरी है, ठीक है भाई, भेड़ नहीं भाई बकरी है, ठीक है। और कहाँ की, लद्दाखी पर्वतों में पाई जाने वाली बकरी है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो फोटो बनी हुई ना, बकरी की फोटो है, बुक में दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है। तो बकरी की फोटो देखे। मुगल बादशाह के शिकारों के अभियानों का अध्ययन के द्वारा शिकार किए गए जानवरों के विवरण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना उपयोगी है। शिकार के विभिन्न तरीके और तकनीकी और तरीके थे। कमरगाह के शिकार के माध्यम से शिकारी मृग, हिरण, नीलगाय आदि के सर्वाहारी पक्षियों को घेर लिया जाता था और फिर शिकार के लिए एक बड़े कमरगाह में छोड़ दिया जाता था। 1585 से 1670 तक जहांगीर ने लगभग कितने भाई मेरे 28,352 जानवरों का शिकार किया, जिसमें से 17,176 बंदूक से मारे गए थे। शासकों ने जंगली जानवरों में जैसे चीता या साहेगोस का इस्तेमाल अन्य जानवरों के शिकार के लिए किया था। फिर फिरोज शाह तुगलक के पास बड़ी संख्या में साहेगोस थे जो अब भारत में गंभीर रूप से लुप्त हो गए हैं। मध्यकालीन काल में दिल्ली के सुल्तानों ने मुगल फारसी ग्रंथों में जैसे दातरे, यहाँ पर इन सभी चीज़ों का उल्लेख मिला है। ये क्या होता था कि मुगल काल में पशुओं का शिकार भी काफ़ी हुआ है। ऐसे बात नहीं, जैसे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, इन सभी ने क्या था, शिकार भी काफ़ी करते थे और इनकी पुस्तकों में इन चीज़ों का विवरण, यही चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी पड़ेंगी किस प्रकार से विवरण आपको मिलता है, वो सारी वही चीज़ें। फिर जैसे पशु और गतिशीलता को यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पशु और गतिशीलता देखिए, ठीक है। ये देखा, मध्यकालीन राजा युद्ध और शिकार तथा भारी भार ढोने के लिए साथ साथ ही दूतों को तेज रफ्तार से संदेश भेजने के लिए जानवरों पर बहुत ही ज़्यादा आश्रित थे। ये क्या होता था कि अगर कोई संदेश भेजना है, अगर कुछ लाना ढोने के लिए क्या होता था, जानवरों पर ही बहुत ज़्यादा क्या होते थे, आश्रित थे। घुड़सवार सेना दिल्ली सल्तनत तथा मुगल सेना की रीढ़ थी। यानी जो घुड़सवार सेना होती थी वह दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगल सेना की क्या भैया रीढ़ हुआ करती थी, ठीक है। अकबर के समय में घुड़सवार सेना में लगभग 12,000 घोड़े शामिल थे, लेकिन चारागाहों की कमी पाई गई। यहाँ पर पाए जाने वाली घासें खराब गुणवत्ता के कारण उनका रखरखाव भी चुनौतीपूर्ण था। मुगलों के अधिकांश घोड़े मध्य एशिया से व फारस से और कुछ अरब से लाए जाते थे, भारत में पाए जाते थे, ठीक है। मनसबदारों को भी लगभग 26,000 घोड़ों की आरक्षित सेना रखनी पड़ती थी। मुगलों ने इस तरह विजयनगर साम्राज्य में पाए जाने वाले सबसे अच्छे घोड़े के रूप में फारस से आयात किए जाते थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान साम्राज्य का दौरा करने वाले पुर्तगाली यात्री, ठीक है, अपनी पुस्तक में लिखता है, चूंकि ये घोड़े साम्राज्य
के जलवायु में नहीं पाए जाते थे, इसलिए वह बल्कि विदेश से लाए जाते थे, इसलिए वह जगह की जलवायु से अभ्यस्त नहीं थे और लंबे समय तक जीवित। जैसे क्या होता था कि जैसे भारत में जो होता था अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं होते थे, और जब भाई मेरे आपके पास अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं होते थे क्या करना पड़ता था कि घोड़ों को विदेश से क्या होता था उनको लाया जाता था, और यहाँ की जलवायु में रहते और लंबे समय तक जो घोड़े आते थे वह जीवित नहीं रह पाते थे। इस कारण से उनकी बहुत अच्छी देखभाल की जाती थी। मुगल छावनी में भारी संख्या में जानवरों का इस्तेमाल होता था, यह मुगल जो सेना थी उसमें क्या था, भारी संख्या में जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी चिकित्सक बर्नियर कश्मीर की ओर बढ़ रहे औरंगजेब की छावनी के बारे में वर्णन करता है, अनुमान लगाता है कि इसमें लगभग 1.5 लाख जानवर हैं। युद्ध में घोड़े बोझा ढोने वाले जानवर थे, इसमें 50,000 ऊँट थे। गतिशीलता के लिए जानवरों पर इतनी बड़ी निर्भरता का मतलब यह है कि इन जानवरों को अच्छी देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता पड़ती थी। कुछ फारसी ग्रंथों में उपहार और रखरखाव पर प्रकाश डाला गया है, जिस प्रकार से कुछ फारसी ग्रंथ हैं, जैसे आनंद राम मुखलिस द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उसमें कह सकते घोड़े और उनके उपचार की बात की गई है। फिर अगर बात करें वलीद मुसीब द्वारा कबूतरनामा जो लिखा, कबूतर उसकी देखभाल के बारे में, प्रजनन के बारे में जो इस प्रकार लिखा है। अबुल फजल की जो है, अबुल फजल की अगर हम बुक की बात करें, अबुल फजल की आईने अकबरी शाही जानवरों को प्रदान किए जाने वाले उपहार और देखभाल के बारे में क्या करती है, ये बुक आपको बताती है। नेक्स्ट देखिए, गंगा और सिंधु घाटी के बीच स्थित दिल्ली सल्तनत भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनकी ताकत में इनके सुल्तानों के घोड़े से पूर्व की ओर प्रवाह किया, हाथियों के पश्चिम की ओर प्रवाह नियंत्रण को भी क्षमता को बताता है। देखो मुगल जो शाही सेना होती थी उसमें भी अगर आप देखोगे तो हाथियों के बारे में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिलती है। कौटिल्य की अगर अर्थशास्त्र की अगर बात करूँ तो उसमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में मौर्य काल में 8 जंगल थे जहाँ पर हाथियों की आबादी बहुतायत थी। भैया हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। मुगल काल के समय हाथी सिंधु घाटी और ऊपरी दक्कन में अब नहीं पाए जाने लगे, जबकि मौर्य काल के दौरान वह पाए जाते थे। हालांकि युद्ध के लिए पकड़े जाने के बावजूद हाथी जो होते थे, जंगली हाथी की संख्या में ज़्यादा कमी नहीं आई। औपनिवेशिक काल के दौरान अगर अंग्रेजों के शासन काल में क्या हुआ, लगभग 1800 के बाद उनके प्राकृतिक वासों के विनाश के कारण इनकी जनसंख्या में यानी हाथियों की जनसंख्या में क्या, अंग्रेजों के शासन काल जब आया भैया तो हाथी की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई। ठीक है, बोरबस और अब्दुल रजाक जैसे फारसी राजदूत के अनुसार विजयनगर शासक सीलोन श्रीलंका में हाथियों का आयात किया करता था। यह दिलचस्प है कि वह ऐसा करते थे क्योंकि हाथी भारत के देसी जानवर थे। आईने अकबरी में उन स्थानों का उल्लेख है जहां से मुगल शासक हाथियों को प्राप्त करते थे, पर अब अबुल फजल कहीं भी सीलेन का उल्लेख नहीं करता। शायद विजयनगर के शासक इसलिए सीलोन से हाथी का आयात करते थे क्योंकि भारत के मध्य क्षेत्र में बहमनी राजा का और बाद में बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए 5 राज्यों का नियंत्रण था। यहाँ हाथी पाए जाते थे। ठीक है, इस कारण से विजयनगर शासकों के यहाँ से हाथी प्राप्त नहीं कर सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विजयनगर साम्राज्य ऊँटों का उपयोग करता है, यानी विजयनगर में कहता भैया ऊँटों का उपयोग ज़्यादा होता था, परंतु इसका उपयोग शक्तिशाली और अमीर व्यक्तियों द्वारा, यानी ऊँटों या कह सकते हैं ऊँटों का जब प्रयोग होता था शक्तिशाली व्यक्ति जो अमीर व्यक्ति होते थे उनके द्वारा ही किया जाता था, अमीर का। इस तरह मध्यकालीन भारत की बात करें तो राज्य में जानवरों की खरीद रखरखाव पर बहुत अधिक ध्यान देते थे। यानी मध्यकाल में देखो जो जानवर होते थे सामान ढोने के लिए और कह सकते हैं सेना में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मददगार होते थे, इसलिए मध्यकाल में जानवरों को खरीदने का, बेचने का और उनका रखरखाव करने पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था वह बहुत उपयोगी था, यानी जानवरों का जो उपयोग था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। अगला जो पॉइंट रहेगा हम पशु और भोजन की बात करेंगे। ठीक है, पशुओं को भोजन के रूप में या पशु भोजन के लिए क्या होता था। ठीक है, मध्यकाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस काल में पशुओं के मांस को एक विस्तृत श्रृंखला उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। यानी पशुओं का जो उपयोग होता था भाई मेरे मांस के लिए भी बहुत ज़्यादा होता था। पश्चिमी चालुक्य वंश में अगर बात करें तो जो 12वीं शताब्दी में था, ठीक है, सोमेश्वर तृतीय द्वारा क्या लिखा गया था, मानस जुलास यानी मानस उल्लास, जिसका मानस उल्लास बोलते हैं, जिसमें राजाओं ने 1200 विनोदों का वर्णन है, जिसमें कुछ मांस आधारित यौन इच्छा बढ़ाने के लिए काम उत्तेजक खाद्य विवरण है। सोमेश्वर तृतीय ने ताला में कछुआ, भुना हुआ चूहा आदि खाने का बहुत पसंद करते। क्या करते थे भैया, कछुआ खाते थे और भुना हुआ काला चूहा खाया जाता था, खाना बहुत पसंद था। डोमिंगो पयास
जो पुर्तगाली यात्री था, ठीक है, इसके अनुसार विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के जंगली और घरेलू पक्षी, जंगली जानवर जिसका पशु उत्पादन किया जाता था, बहुत सस्ते दाम पर बाजारों में जिंदा बेचे जाते थे। क्या क्या बेचा जाता था विजयनगर में भैया? क्या जंगली जो पक्षी होते थे और जो जंगली जानवर होते थे, इनको क्या था, जिंदा जो सस्ते दामों पर बेचा जाता था। लोग गाय और बैलों को छोड़कर सभी जानवरों और पक्षी का मांस खाने के लिए स्वतंत्र थे। यानी क्या था, गाय और बैल को छोड़कर सभी जानवरों का क्या होता था, मांस खाया जाता था मध्यकाल में। हिरन, देखा क्या करें, हिरन, बकरे, सुअर का मांस, गौरैया, चूहे, बिल्ली और छिपकली भी बाजार में मिलते थे। यानी इनका भी कह सकते हो भैया, इन पक्षियों का, यानी देखो हिरन का मांस, बकरे का मांस, सुअर का मांस, गौरैया, चूहे, बिल्ली और छिपकली भी बाजार में इसका मांस बिकता था। ठीक है, किसको छोड़ करके? गाय और बैल के मांस को छोड़ करके सभी पक्षियों का या पशुओं का मांस खाना के लिए जो इंसान था वह स्वतंत्र था। वहीं दूसरी ओर अकबर ने गौ मांस को त्याग करके गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। वह सप्ताह में 2 बार, शुक्रवार और रविवार को मांस खाने से परहेज करता था। जैसे अकबर के बारे में, साथ ही दीन इलाही में सदस्यों को मांस खाने से परहेज करने के लिए निर्देश था। अकबर ने साल में 100 दिन मांस खाने की मनाही थी। कुछ पवित्र दिनों में सभी को मांस खाने की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। अबुल फजल का कहना है कि मुगल शासक अकबर को मांस खाने के प्रति अरुचि हो गई थी, लेकिन लगभग वह शाकाहारी हो गए थे। जहांगीर गुरुवार और रविवार को मांस नहीं खाता था। ठीक है, क्या था जहांगीर भैया, क्या करता था, रविवार और कौन दिन से, गुरुवार को मांस नहीं खाता था। हालांकि वह शिकार अभियानों के लिए जाता था और कभी कभी जंगली जानवरों को मार डालता था। क्या करता था, जंगली जानवरों को मार डालता था। कौन? जहांगीर। उसका मांस गरीबों को बांट देता था। क्या करता था, मांस को भैया किसको बांटता था? जहांगीर गरीब को बांट देता था खाने के लिए। इस प्रकार राजाओं ने अपनी प्रजा से प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। कभी वह उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देते थे, तो कभी तक उनकी पहुंच पर संसाधन सीमित, यानी अलग अलग राजाओं ने कह सकते कि मांस खाने को, यानी अकबर ने थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाया था। कह सकते गाय और बैल पर प्रतिबंध लगता है, लेकिन जहांगीर और मुगल काल में देखेंगे तो कभी विशेष दिन मांस खाने की मनाही होती थी, लेकिन ज़्यादातर जो था वो मांस खाना मध्यकाल में चलता था। यानी पशुओं और भोजन के रूप में, यानी पशुओं को भोजन के रूप में प्रयोग किया। क्या होता, कभी कभी जो आदेश होता था राज्य का, अगर कोई आदेश नहीं मानता था और पशु का शिकार करता था, या अगर जिस पशु को बोला गया भैया उसका मांस नहीं खाना है, अगर उसका मांस खाया जाता था तो उन पालन का आदेश का पालन नहीं करने पर उनको दंडित भी किया जाता था, उनको दंड भी मिलता था। ठीक है, लगभग इतना हो गया। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे होता था। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका उपयोग कैसे हो रहा था 4.4 में। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कैसे किया जाता था, ये बता रहे हैं कि मध्यकाल में अगर बात करें तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते थे उनका उपयोग कैसे किया गया। देखो, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग और दोहन ने भौतिक परिदृश्य को बदल दिया। यानी पूरी तरीके से कह सकते सिनारियो चेंज हो गया था। जैसे प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग होता था, उसका प्राकृतिक संसाधन का दोहन भी बहुत हुआ। ठीक है, ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया। सिंचाई के कृत्रिम साधन ने कृषि भूमि के विस्तार में, यानी जो सिंचाई का जब कृत्रिम साधन आता है, कृत्रिम साधन समझते हो सिंचाई का, अरे भैया नहर लग गया, ट्यूबवेल लग गया, इससे क्या, यानी जब वजह से तुम मान लो कि पहले लोग क्या करते थे, पानी बरसेगा देखते रहते थे, पानी बरसता था। यानी जब से भैया नहर का विस्तार हुआ, जब से ट्यूबवेल आया, तो क्या जो सिंचाई होती थी उसमें कृत्रिम जब साधन आते हैं तो एक महत्वपूर्ण, और मुगल काल में देखते हैं कुएं से निकाल करके, रहट से निकाल करके और ढेकली वाली जो चीजें होती थी, इससे जब सिंचाई होने लग गई तो क्या आया, कृषि, यानी कृषि में विस्तार में एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं ने, देखो सिंचाई परियोजनाओं ने फिरोज शाह तुगलक के अकाल के मुद्दे को निपटने में सक्षम है। यानी फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में पढ़ाया था ना कि बहुत लंबा अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, लेकिन उसने फिर क्या, सिंचाई के लिए जब उसने नहर को खुदवाया तब जाकर के वहां पर अकाल की समस्या का समाधान। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान प्रमुख चिंताओं में से एक था सिंचाई के जो कृत्रिम साधन थे, एक मिनट रुकिएगा, सिंचाई के कृत्रिम साधनों ने कुछ क्षेत्रों में खरीफ की फसलों के अलावा रबी की फसलों की खेती में सहायता प्रदान की। देखो जब सिंचाई के साधन बढ़े, देखो
जो ठंडी में मौसम बोई जाती, जो रबी की फसलें होती उसमें भाई मेरे पानी कम लगता है। वैसे पता होगा जैसे गेहूं है, गेहूं में पानी कम लगता है, लेकिन अगर धान बोओगे तो धान में पानी ज़्यादा लगेगा। और जब तुम धान लगा रहे हो और वर्षा के पानी पर निर्भर रहोगे तो खेती नहीं हो पाएगी। लेकिन भाई मेरे जब नहर आई तो नहर क्या है कि जैसे रबी की फसल तो बोते थे, लेकिन उसके साथ साथ जब नहरों का विस्तार हुआ, क्या हुआ कि उन्होंने खरीफ की फसलें भी करना उत्पादन किया। यानी कह सकते हैं कि फसल उत्पादन में और कृषि विस्तार में जब सिंचाई के साधन बढ़े, सिंचाई के जब प्राकृतिक मानव निर्मित साधन आए, प्राकृतिक साधन का मतलब सिंचाई का मतलब वर्षा का पानी, और मानव निर्मित साधन या कह सकते हैं कृत्रिम साधन, यहाँ पर कृत्रिम लिखो या मानव निर्मित, कृत्रिम ही बोलते हैं, ठीक है। जो कृत्रिम साधन सिंचाई के थे, जैसे कुएं से सिंचाई होने लग गई या नहरों की खुदवा दिया, तो इससे क्या हुआ, सिंचाई में विस्तार हुआ। पहले जो एक फसल पर या 2 फसल बोई जाती थी साल भर में, अब उसकी जगह पर 3 फसलें या 4 फसलें होने लग गई थी, ठीक है। यानी सिंचाई के साधन। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, वस्तुओं के दाम कम होते गए। पहले जो वस्तुएं थी बहुत महंगी बिकती थी भाई मेरे, जब फसल का उत्पादन बढ़ा तो वस्तुओं के दाम कम हो गए। आगे आप पानी और भूमि जैसे आप देखेंगे जल प्रबंधन कैसे किया गया, सिंचाई के लिए जल का प्रबंध। देखो भारत में तुगलक ने नहर सिंचाई की शुरुआत की, तुगलक शासनकाल में, यानी फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। वैसे इसमें देखो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, सिंचाई की शुरुआत करते हैं। फिर तारीख है फिरोज शाही में, जियाउद्दीन बर्नी हमें बताता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। कौन कहता है, बर्नी कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले किया था भाई मेरे, उसने नहरों का निर्माण करवाया, पहला शासक बना। फिर फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया, जिसने राजवाह और उगलू खानी नहर का निर्माण करवाया, जो यमुना नदी के से हिसार तक पानी को पहुंचाता था। दूसरी नहर जो उसने बनवाई वह सतलुज से पानी को लाती थी। इन सब के अलावा एक दूसरी नहर घाघरा से पानी की आपूर्ति करती थी। उसने एक नहर ऐसी बनवाई जो दिल्ली के पास काली नदी से यमुना को शामिल करती थी। नहरों के निर्माण से पहले हिसार ए फिरोज जैसे स्थान शुष्क क्षेत्र थे जहां पर पानी की गंभीर समस्या होती थी। सिराज ए आरिफ के अनुसार नहरों के आने के कारण हिसार में रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों को उगाया जाने लगा। यानी भाई जब नहर का पानी आ गया तो क्या रबी की फसल और खरीफ की जो फसलें होती थी दोनों का उत्पादन होने लग गया। शाहजहां के काल में, ठीक है, शाहजहां के काल में अगर बात करें भी नहरों के बनाने के लिए किया जाता है। उसने नहर का निर्माण करवाया। दोआब में सिंचाई के लिए पश्चिम यमुना नहर में सुधार किए गए। उसने दीर्घियों का भी निर्माण करवाया जो प्रवेश के लिए सीढ़ियों के साथ वर्गाकार और गोलाकार जलाशय होते थे। मुगल काल में जटिल जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली को किया जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य में विभिन्न हिस्सों में कन्नातों और काजीतों का निर्माण करवाया। कंजात एक अरबी शब्द है और एक फारसी शब्द है जिसका आविष्कार फारस यानी आधुनिक ईरान में हुआ। कनात बनाने के लिए पहाड़ियों या पिछले किसी अच्छी ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमीन को नीचे नाला निकाल करके किसी निचले क्षेत्र में ला करके सुरंग से पानी को एक खुले टैंक में बहा दिया जाता था। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण स्वयं ही पानी उस ऊंचे क्षेत्र से निचले क्षेत्र में बहता था। हालांकि कनात आज भी भारत में अवसान और पेड़ों की कटाई और औद्योगिक कचरे द्वारा भूजल द्वारा दूषित होने के कारण अनुपयोगी रह गए हैं। कनात के अलावा नोरियल और साकिया जैसे जल को उठाने के लिए उपयोग किया जाता था। बावड़ियों को सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में पानी के संरक्षण के लिए बनाया। बावड़ी का मतलब होता है कोई जैसा तालाब वालाब खोद देता है। बावड़ी का मतलब जो गहराई में बनता है ना, कि उसको बावड़ी का मतलब एक प्रकार से जैसे गहराई में जब पानी के लिए बनता है, ठीक है। ऐसी जलवायु में गर्मी से बचने के लिए निवासियों के लिए ये लाभदायक होती थी, क्योंकि हवा से सतह की तुलना में बावड़ियाँ की सतह ठंडी रहती थी। बावड़ी क्या होता था, थोड़ा निचली सतह में बनती खुदाई करके, ठीक है। बावड़ी जो बनती चांद बावड़ी जयपुर के पास राजस्थान की बावड़ियों में एक उल्लेखनीय उदाहरण है, ठीक है। देखो रानी के नामक बावड़ी गुजरात में सोलंकी और चालू वंश के रानी द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली में राजा की बावड़ी और गंधक की बावड़ी और हजरत निजामुद्दीन बावड़ी और अग्रसेन की बावड़ी, लाल किला बावड़ी आदि का निर्माण करवाया गया है।
यानी अजमेर में या उदयपुर में, जैसे ही वहाँ पर अजमेर उदयपुर में क्या होता था भाई मेरे, कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया जो राजस्थान में सूखे और अकाल के मुद्दे से निपटने के लिए किया गया था। इसी तरह दिल्ली में इल्तुतमिश ने क्या करें, इसी तरह दिल्ली में इल्तुतमिश ने हौज शमसी की खुदाई करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज ए अलाई का निर्माण करवाया। हरियाणा में अनंगपुर बांध का निर्माण जो 8वीं शताब्दी में अंगपाल द्वारा किया गया था, निर्मित बांध का निर्माण करवाया गया था। दक्षिण भारत में अगर बात करें तो दक्षिण भारत में अगर देखोगे चाल वंश ने मुख्य रूप से नदी के दोहन में केंद्रित थे, जैसे चोल कावेरी के दोहन में स्थित थे। यानी पांड्यों ने कृष्णा के वेंगी के चालुक्य थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी तक नदी का दोहन क्षेत्रों में अंतर्देशीय क्षेत्रों में हस्तांतरित हो गए। बड़े पैमाने पर टैंक बनवाए गए थे। राजेंद्र चोल जो थे, चोल शासक जो था, ने विशाल सरोवर का निर्माण करवाया जो उसकी राजधानी में स्थित था। इस सरोवर का नाम चोल गंगम था जिसको रखा गया था। ठीक है। डोमिंगो पयास ने विजयनगर में कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित एक बड़ा तालाब देखा था जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई कैदियों की बलि दी गई थी। अतः विभिन्न जल प्रबंधन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकियों की सहायता से जल जो सभी जीवन का स्रोत है को सूक्ष्म क्षेत्रों में, पहाड़ी तथा क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता था, जिस कारण से जनसंख्या और खेती यानी कैसे जनसंख्या और खेती फली फूली, यानी कैसे पानी पीने के लिए भी, कृषि के लिए जो होता था, इनके दोनों का उपयोग किया जाता था पानी का। ठीक है। हेलो, भूमि की बात करेंगे। ठीक है। ने क्या है भूमि, देखिए समृद्ध उपजाऊ भूमि राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी जो समृद्ध उपजाऊ भूमि थी राज्यों के लिए क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। उसे नियंत्रण करने के लिए वहाँ लड़ाइयाँ भी लड़ी, यानी भैया भूमि के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई और उपजाऊ भूमि के लिए। जबकि ब्रिटिश उपनिवेशिक युग की तरह मध्यकालीन युग में भी जंगलों को एक बाधा के रूप में देखा जाता था। घने जंगलों में लुटेरे, विद्रोहियों और जंगली जानवरों के शरणार्थी के रूप में देखा जाता था। लेकिन जंगल को काटना एक कठिन काम था। बलवन ने दोआब में जंगलों को काटा और किले का निर्माण कराया ताकि इस क्षेत्र में मेवाती राजपूतों को लूटा जा सके। यद्यपि वनों का उपयोग व्यापार के लिए जड़ी बूटियाँ, लकड़ी, गोंद, कंद, रंग, जलाऊ लकड़ियाँ आदि के लिए किया जाता था, लेकिन वन उपज के यह निष्कर्षण छोटे पैमाने पर होता था क्योंकि जंगलों का एक बड़ा हिस्सा सुलभ नहीं था। जंगलों के लिए अगर बात करें, जैसे जंगलों के लिए भी उनका निर्वाह साधन था जो खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे। मालाबार की अगर बात करें, मालाबार के जंगलों में मसाले प्राप्त होते थे जो एक समृद्ध स्रोत थे। मसाला व्यापार मालाबार में जो तट स्थित वहाँ के लिए राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। ये राज्य अरबों तथा जो अरब व्यापारी थे उनके लिए और व्यापार में संलग्न थे उनके लिए किया जाता था। अरब में बेड़ा, मालाबार में सौगानी की लकड़ी को बनाया जाता था। जबकि 1948 में पुर्तगाली वास्को डिगामा कालीकट में जो आता है में उतरा तो पुर्तगालियों के मालाबार तट पर अपने वाणिज्यिक प्रतिद्वंदी अरब व्यापारियों का सामना करना पड़ता जब ये वहाँ पर आता था। जिन तरीकों ने पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने की कोशिश की, उन तरीकों में एक मालाबार में जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण हासिल करने में शामिल था। अरब के रेगा क्या रहेगा 4.5 क्या रहेगा, व्यापार और उद्योग। ठीक है। व्यापार और उद्योग में क्या देखोगे, देखो क्या रहेगा, सूती और रेशमी कपड़े बनाने के लिए मुगल बादशाहों के अपने कारखाने होते थे। ठीक है। सूती और रेशमी, इस काल के दौरान नील मुख्य निर्यातक वस्तुओं में से एक था। भारत में अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाने से पहले अकबर के शासन काल में यूरोपीय कंपनियों के बीच नील की खेती के कारण प्रतिद्वंदिता चलती रही। इस प्रकार इस दौरान कई भूमिहीन मजदूरों ने नील के खेतों में काम किया। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जौहरी और यात्री टर्विनियर बताता है कि नील को छानने में लगे श्रमिकों को ऐसा कार्य करते थे समय में सतर्कता रहना पड़ता था और अपने नाक और मुंह को कपड़े से एक टुकड़े से ढकना पड़ता था ताकि धूल और नेथुने के माध्यम जो नाक से माध्यम से उनके शरीर में अवशोषित होने से रोका जा सके, क्योंकि नील की धूल से सांस लेने में अत्यधिक मुश्किल होती थी और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता था। मुगल काल के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्यातित वस्तु अफीम थी। खसम की खेती जिसे अफीम प्राप्त होती थी बहुत लाभदायक थी और राज्यों के लिए क्या होती थी, राजस्व का एक अहम स्रोत थी।
1590 से शुरू होकर के लगभग 19 वर्षों की अवधि में मुगल साम्राज्य में जो विभिन्न वस्तुओं के मूल्य थे, अबुल फजल ने एक सांख्यिकी आंकड़ा प्रस्तुत किया है जिसमें नील, पोस्ता, चीनी का 3 सबसे मूल्यवान वस्तुओं के रूप में उल्लेख है। हुमायूं और जहांगीर ने मुगल बादशाह अफीम के आदी होने के लिए जाने जाते थे। अफीम का अत्यधिक लत के कारण अकबर ने अपने बेटे दीनायल और मुराद को खो दिया था। यानी क्या था, अकबर के जो बेटे थे क्या था भैया, जो मुराद थे और दीनायल जो था, इसका क्या होता, ये बहुत ज़्यादा अफीम खाते थे, मर गए थे। ठीक है, तो भैया इतना नशेड़ी बहुत ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, अबुल फजल को अकबरनामा में मुगल अभिजात वर्ग में अफीम की लत को दर्शाता है। यानी अबुल फजल क्या अकबरनामा अबुल फजल बताता है कि जो मुगल काल में, जो अकबर के शासन काल में जो अभिजात वर्ग था, ये अफीम की लत हो गई थी, अफीम खांकता था। ठीक है, लेकिन क्योंकि यह एक अहम निर्यात वस्तु थी, इसके सेवन की प्रथा पर रोक नहीं लग सकी। मुगल अभिजात वर्गों के बीच में तंबाकू धूम्रपान एक और लत थी जो बहुत तेजी से लगी। कहते मुगल काल में जो अभिजात वर्ग था वह तंबाकू और धूम्रपान की लत उसमें बहुत ज़्यादा थी, जो तेजी से लोकप्रिय हुई। यह लत मुगलों के दरबार में, बीजापुर और आदिल शाह के दरबार में राजनयिक मिशनों के माध्यम से पहुंची। तंबाकू पुर्तगालियों के माध्यम से भारत पहुंचा था और बीजापुर में ला गया था। जल्दी यह दक्कन में लोकप्रिय उत्पादक बन गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां से तंबाकू का निर्यात दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व में किया जाता था। ठीक है, मुगल स्थापत्य संरचनाओं में अगर बात करेंगे तो के काम में प्रसिद्ध था। यहाँ कला अभी भी आगरा में मौजूद है। हालांकि रत्नों के साथ काम करने तथा सुंदर ज्यामिति तथा वनस्पतियों के रूप में बनाने के लिए एक छोटा सा आकार में तराशने का सरल कार्य नहीं था। इन चमचमाते रत्नों को तराशते समय इनकी धूल में श्वास के माध्यम से अंदर लेने से स्वास्थ्य के लिए खतरा। देखो जो होता था सुलेमी पत्थर जो होता था कि धूल पर अत्यधिक जहरीली होती थी, क्योंकि इससे इसकी सिलिका पाई जाती थी। फिरोजा और में भी सिलिका से प्रदूषित था। सिलिका के संपर्क में आने से कैंसर, गुर्दे की बीमारी और अन्य बीमारियां होती थी। इसी तरह बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि के बने शानदार भवनों के निर्माण में लगे श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी हमेशा लगे रहते थे। इस प्रकार से मनुष्य प्राकृतिक ये अगर देखेंगे, इस प्रकार से मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और दुरुपयोग करता था। नहीं क्या था, जो प्राकृतिक संसाधन थे वो तो बहुत ज़्यादा उपयोगी थी, लेकिन क्या होता था जब प्राकृतिक संसाधनों का यूज होता था, जैसे पत्थर वत्थर काटे जाते थे या जैसे मांस खाया जाता था, तो बहुत प्रकार की उसकी बीमारियां भी होती थी। और पत्थर जो काटे जाते थे ये अंदर में चला जाता था। जैसे नील का उत्पादन होता तो नील को जब निकाला जाता था या नील की जब काम होता था तो भी काफ़ी बीमारियाँ फैलती थी। यानी पत्थर जैसे सिंपल सी बात करें, अगर कोई पत्थर काटा जाता है तो उसकी जो धूल होती है, जो मिट्टी होती है, वो अंदर चली जाती थी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती थी। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी भी थे और इनका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा होता था। और इनको अपनाने में क्या होता, कई बार बीमारियां भी बहुत सारी हुआ करती थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे इसको बताया गया क्या होना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप फोटो में बताया भी गया। देखो क्या हैदराबाद का जो निज़ाम है ना, ये क्या कर रहा है, जैसे क्या पी रहा है, देखो यहाँ पर ले ना हुक्का पी रहा है। ठीक है, जैसे क्या है, हुक्का पी रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि मुगल काल में अगर देखोगे तो सारे नशेड़ी हो गए थे। ठीक है, अफीम की लत पड़ गई थी, या तंबाकू जो था ये इसका सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इन काल में। ठीक है, यही बताया गया। जैसे इसमें क्वेश्चन भी बताया गया, मध्यकाल में कुछ जल प्रबंधन तकनीकों, यानी मध्यकाल में कौन कौन सी जल प्रबंधन की तकनीकी थी और उनका महत्व बताओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जैसे यहाँ पर रिक्त स्थान भरे दिया, तो ये सारे कुछ चीज़ें रहेंगी। इसमें कुछ जैसे मिलान है, यही सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें लास्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जैसे दोआब है, दोआब क्या है, पारिस्थितिक साम्राज्यवाद क्या होता है। ठीक है, सकिया, जैसे यहाँ पर क्या, बैल, खच्चर, ऊँट जानवरों की सहायता से एक कुएं के नियंत्रण के रूप में पानी उठाने का एक उपकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, सकिया। ठीक है, सकिया। कमरगाह क्या होता है, जैसे यहाँ पर बताया, कमरगाह बताया था, अभी बीच बीच में वर्ड आए थे। ठीक है, ये लगभग पूरा चैप्टर हो गया है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है।